नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 7,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। प्रधानमंत्री का कहना है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए एक एटीएम की तरह है। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। और क्या कुछ कहा गया वो आप सुनिए। पता है, वहीं नए अवसर बने, वहीं ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे। इस दिशा में भारत सरकार ने जो प्रयास बीते 9 वर्षों में किए हैं, उनसे छत्तीसगढ़ में औद्योगिकरण को नई ऊर्जा मिली है। भारत सरकार की नीतियों से छत्तीसगढ़ के पास राजस्व के रूप में अधिक पैसा भी पहुंचा है। विशेषकर माइंस और मिनरल एक्ट बदले जाने के बाद छत्तीसगढ़ को रॉयल्टी के रूप में कहीं अधिक पैसा मिलने लगा है। 2014 से पहले के 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ को 1300 करोड़ रुपए रॉयल्टी के तौर पर मिले थे, जबकि 2015-16 से 2020-21 के बीच छत्तीसगढ़ को लगभग 2800 करोड़ 2800 करोड़ रुपए रॉयल्टी के रूप में मिले हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की राशि बढ़ने से उन जिलों में विकास का काम तेज हुआ है जहां खनिज संपदा है। बच्चों के लिए स्कूल हो, पुस्तकालय हो, सड़कें हो, पानी की व्यवस्था हो, ऐसे कितने ही कामों में अब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का पैसा खर्च हो रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध सामाजिक न्याय से भी है। जो सदियों तक अन्याय और असुविधा झेलते रहे, उन तक भारत सरकार आज ये आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी बस्तियों को आज ये सड़कें, ये रेल लाइनें जोड़ रही हैं। इन दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को, माताओं बहनों को आज अस्पताल पहुंचने में सुविधा हो रही है। यहां के किसानों, यहां के मजदूरों को इससे सीधा लाभ हो रहा है। इसका एक और उदाहरण मोबाइल कनेक्टिविटी भी है। 9 साल पहले छत्तीसगढ़ के 20% से ज्यादा गांवों में किसी तरह की मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी। आज ये घटकर लगभग 6% रह गई है। इनमें से अधिकतर जनजातीय गांव है, नक्सल हिंसा से प्रभावित गांव है। इन गांवों को भी अच्छी राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है और कोर्ट ने मानहानि मामले में मिली सजा पर रोक वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अब गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्याय नहीं मिला। यह लोकतंत्र की हत्या है, मगर फिर भी पूरा देश और विपक्ष राहुल जी के साथ खड़ा है। It is very unfortunate that justice has not been prevailed. It is a murder of democracy. But still, the entire country, all the opposition parties and the people of this country stand by Rahulji. He is a great leader who has been fighting across the country to unite country, walking on the streets of this country, fighting against corruption, fighting against unemployment, fighting against price rise. This is the love he has been given to the people of this country. So the BJP leaders are not able to tolerate. They want to block him from the parliament. They want him to unnecessarily create for his speech, which is nowhere heard. I have been looking at various opinions across the world, globe, that all of them are criticizing the way the BJP leaders are trying to take on Mr. Rahul Gandhi. I still feel that he will grow more stronger. Whatever they do, the people of this country will stand by. और पंजाब के युवाओं को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ी सौगात दी है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि प्रदेश में 8 अत्याधुनिक जो है
अत्याधुनिक कोचिंग सेंटरों की स्थापना की जाएगी और यहां पर युवाओं को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। रहने खाने की व्यवस्था भी मुफ्त होगी और सरकार युवाओं को फ्री में कोचिंग दिलाने का प्रबंध करेगी। पूरे पंजाब में 8 हाईटेक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें हॉस्टल से लेकर तमाम ऐसी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी छात्रों को। सीएम ने साथ ही नियुक्ति पत्र देते हुए युवाओं से कहा है कि वो अपने इलाके के लिए रोल मॉडल बने, क्योंकि जब नियुक्ति पत्र लेकर अपने एरिया में पहुंचेंगे तो इससे कई लोग प्रभावित होंगे। कोचिंग वास्ते भी असी फैसला किया पंजाब सरकार ने कि यूपीएससी दे कोचिंग आईएएस आईपीएस दे कोचिंग सेंटर जिहड़े ने महंगे ने, फीसां महंगियां ने, है नहीं आले दुआले होस्टलों च रहना पैंदा जां किराए ते पीजीआं च रहना पैंदा। तां असीं पंजाब दे विच यूपीएससी दे कोचिंग सेंटर खोलांगे 8 और बिल्कुल फ्री एंड फ्री टू ऑल। कोई उहदे च ये नहीं हैगा कोई बीपीएल कार्ड वाला होगा, नीले कार्ड वाला होगा ना, ਜਿਹੜਾ भी उत्थे जाना नाल होस्टल भी बनावांगे उन्हां बिल्डिंगां 'च, होस्टल बनावांगे, लाइब्रेरी बनावांगे, उत्थे ही पढ़ो, उत्थे ही रहो और उत्थे ही कोचिंग लो। और राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में मिली सजा पर रोक वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। दरअसल राहुल गांधी को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी और राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में मोदी उपनाम को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके लिए उन्हें दोषी माना गया। और इस पर राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लग गया है और मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में मिली सजा पर रोक वाली याचिका खारिज हो गई। अदालत के इस फैसले पर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा विधायक पूर्णेश ने आदेश के बाद कहा है कि हम हाईकोर्ट के आज के इस फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने और क्या कहा वो भी आप सुनिए। मेरी जिम्मेदारी समस्त गुजराती मोड़ मोदी समाज की उप प्रमुख की थी। उस दौरान 2019 के लोकसभा के कैंपेन में कर्नाटक में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूरी पर कोलार में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया था। उस जनसभा में श्रीमान राहुल गांधी ने सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, ऐसी कई अपमानजनक बात हमारे समाज में की थी। तभी 2019 में हमने सूरत में चीफ कोर्ट में बदनक्षी का मुकदमा पेश किया था और 2023 में हमारे दोनों पक्षकारों के वकीलों की दलील एविडेंस के आधार पर 2 साल की सजा श्रीमान राहुल गांधी जी को हुई। बाद में उन्होंने कन्विक्शन स्टे के लिए सूरत की सेशंस कोर्ट में जब वो आए थे, वापस दोनों पक्षकारों की वकीलों की दलील हुई। बाद में वहां पर भी उनका कन्विक्शन स्टे निकाला गया, खारिज कर दिया गया। तब हमारे फैसले हमारे पक्ष में रहा। उस फैसले से नाराज होकर नामदार गुजरात हाईकोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी ने फिर से मुकदमा कन्विक्शन स्टे के लिए आए थे और आज दोनों पक्षकारों की दलील हुई है। बाद में आज का जो फैसला दिया गया है तो उस फैसले को हम नामदार हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की ओर, जहां सियासत पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि एकनाथ शिंदे हमारे विधायकों के संपर्क में होने की बात करते हैं और आज सुबह ही उनके साथ के 4 विधायकों ने मुझसे बात की है। मैं अब भी कह रहा हूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है। जिस अजीत पवार ने उनके चलते शिंदे ने शिवसेना तोड़ी, आज उनके साथ बैठे हैं और वो कितना लंबा चलेगा ये कुछ ही दिनों में दिख जाएगा। राज ठाकरे के साथ बात करने के लिए कोई मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। ना उद्धव ठाकरे जी को ना राज ठाकरे को, दोनों भाई हैं। इसके लिए कोई हमारे पास आकर आप बात करो या ये करो, ये कोई स्टंटबाजी करने की जरूरत नहीं। मेरे और राज ठाकरे की मित्रता सबको मालूम है। हमारे रास्ते अलग हो गए राजनीतिक, लेकिन एक हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमने उनके साथ लिया है, उसने हमको दिया है। तो हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट आज भी है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे।
दोनों भाई हैं, कभी भी एक दूसरे को फ़ोन उठाकर बात कर सकते हैं, हम भी उनसे बात कर सकते हैं। कोई आकर बीच में मध्यस्थता करे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस बारे में और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर सुभाषपा के नगर क्षेत्र के भीटी मोहल्ले में कार्यकर्ता प्रशिक्षण और चुनावी समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान राजभर जो है यहाँ पे यानी ओपी राजभर भी मायावती के बारे में यहाँ पे तारीफ करते हुए नजर आए हैं। बता दें आपको कि भले ही ये पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक रही हो, लेकिन इसका संदेश बड़ी दूर तक देने का प्रयास किया गया है। इस बैठक के बाद राजभर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की खूब तारीफें करते हुए दिखाई दिए। अखिलेश जी के साथ था, बड़ी चर्चा थी कि कल चले जाएंगे, रात ही को चले जाएंगे, दिन सारा 4 बजे चले जाएंगे, लेकिन आपने देखा कि हम लड़े। फिर मैं कह रहा हूं कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी एक मंच पर अगर कल आने का ऐलान कर दे तो ओम प्रकाश राजभर उनसे पहुंचने से पहले ही हम मंच पे दिखाई देंगे। भाई हमको न्योता नहीं था पहली बार, अब हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, 7 अक्टूबर 2023 गांधी मैदान पटना बिहार वंचित समाज जागरण महारैली का कार्यक्रम हमने रखा है। अब उसी रैली में जिस तरह 2022 में हमने ऐलान किया, आप ही लोगों के चैनल पे बड़ी चर्चा थी कि एक हेलीकॉप्टर से 2 हुआ, 2 से 3 आ रहा है, तो फिर ले आए वहां अखिलेश जी को। उसी तरह हमारा प्रयास हो रहा है कि 7 अक्टूबर को हम अपने गठबंधन का ऐलान करेंगे। किसके साथ जाएंगे, इधर बीच में जो 3 महीने का समय है, इसी बीच हम तय कर लेंगे। अब बताएंगे हम वहीं 7। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस बार गद्दार को मौका नहीं दिया जाएगा। साथ ही आगामी विधानसभा कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ने की बात कही गई। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा भी कर दिया गया है। गद्दारों को कोई मौका नहीं मिलेगा। अच्छा बहुमत जीत के सरकार आएगी और दृढ़ता से अपने वचन पत्र को पूरा करेगी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। राजस्थान जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे हैं, दलितों के साथ जो कभी फिर उनके पैर हुए जाते हैं, सीपी में भी लगातार। देखिए, किसी भी प्रकार का ऐसा कृत्य और रायबरेली से सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां अनियंत्रित होकर एक बाइक सवार किशोर गड्ढे में जा गिरा। मामला उचहार कोतवाली क्षेत्र के सलीमपुर भैरों का बताया जा रहा है, जहां पर सागर नाम का ये युवक पड़ोस के गांव में किसी काम से जा रहा था, लेकिन इसी दौरान अनियंत्रित होकर बाइक सवार गड्ढे में गिर गया है। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक लड़का जिसका नाम सागर है, उम्र करीब 17 वर्ष है। पिता का नाम उसका रामानंद, अकोड़िया निवासी ऊंचाहार का था, जो सामुदायिक स्वास्थ्य ऊंचाहार में आकस्मिक कक्ष में करीब 9:15 साढ़े 9 बजे मृत अवस्था में लाया गया। पुलिस को सूचना दे दी? हाँ, पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी ने फरियाद लेकर आए हुए लोगों की समस्याएं सुनी और साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि समय से जनता की हर छोटी बड़ी समस्याओं का निस्तारण करें। और राष्ट्रीय सैनिक संस्था के प्रदेश मीडिया प्रभारी और हापुड़ के जिलाध्यक्ष और युवा कमांड के जिलाध्यक्ष अनिल त्यागी ने संयुक्त रूप से कहा है कि हापुड़ नामचीन प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनिल त्यागी ने यह भी बताया कि जब हापुड़ के नामचीन प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की बसों में बच्चों को सीटों से उनके हिसाब से दुगनी तादाद में बैठाकर लाया जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, हापुड़ जनपद में जो ये प्राइवेट स्कूल हैं और जो नामचीन स्कूल हैं प्राइवेट, उनमें जो बहुत बुरी हालत है। उनमें जो बसें जो हैं, जो कन्वेंस के लिए आती हैं, उनमें बच्चों को जो है मतलब दोगुनी तादाद में बैठाया जाता है।
तो ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों के जिंदगी से, उसे हमारी राष्ट्रीय सैनिक संस्था बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम अगर शीघ्र से शीघ्र, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, शीघ्र अगर कार्रवाई नहीं होती है तो राष्ट्रीय सैनिक संस्था का एक प्रतिनिधि मंडल जो हापुड़ की जिलाधिकारी है उनसे मिलकर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें एक चिट्ठी लिखेगा और उसमें जो है चिट्ठी में ये भी लिखा जाएगा कि उन स्कूलों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब ऐसे नामचीन स्कूलों में बच्चों की ये हालत है, तो जो छोटे मोटे जो प्राइवेट स्कूल में हैं, जिनमें छोटी छोटी बसें हैं, तो उनमें आप खुद जान सकेंगे कि क्या हालत है इन बच्चों की। तो मैं पुनः दोबारा कहना चाहता हूं, खबर कानपुर देहात से, जहां थाना रूरा क्षेत्र में पुत्तीपुरवा गांव के पास ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई है। मृतक युवक की जो शिनाख्त है वो गोपाल के तौर पर हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस मामले की छानबीन जारी है। खबर बठिंडा से, जहां बेटे के जन्म की खुशी में 4 दोस्तों के साथ पार्टी करके वापस आ रहे अजीत नाम के नौजवान की उस समय नहर में डूबने से वो हादसाग्रस्त हो गया है। बता दें कि अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश ये शख्स कर रहा था और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि अजीत के घर बेटे का 2 दिन पहले ही जन्म हुआ है और बीती रात को वो अपने 4 दोस्तों के साथ पार्टी करके नहर की पटरी से वापस आ रहा था, लेकिन तभी उसका दोस्त फिसलकर कीचड़ में गिर गया और दोस्त को बचाने के चक्कर में अजीत के कपड़े खराब हुए, जिसे वो साफ करने के लिए नहर किनारे पंप पर गया और फिसलकर नहर में जा गिरा। उसके दोस्त को बचाने के लिए वहां पर कोशिश की गई, लेकिन नहर में कूदे लोग सभी डूबने लगे। हालांकि आसपास के लोगों ने 3 युवकों को बचा लिया है, लेकिन दुर्भाग्य से अजीत और उसका एक दोस्त नहर में डूब गया। गल हुई है रात ਨੂੰ जी, मेरे को कॉल आई, कहते कि मतलब कि बंदे डुब रहे जी। जो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ मैं तो देखा कि 3 ਮੁੰਡੇ मतलब ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਪਰ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਖੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਛਾ, 2 ਮੁੰਡੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਕੁੱਲ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ 2 ਡੁੱਬੇ ਗਏ, 2 ਡੁੱਬ ਗਏ। ਹਾਂ 2 ਡੁੱਬ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭਾਂਜਾ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ 2 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ? ਇਹ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਿਆ ਉਹਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ जी। और बुलंदशहर में श्रावण मास के चलते रामघाट और गंगा घाट का निरीक्षण करने के लिए आए डीवाई के सीओ और एसडीएम की गाड़ी पानी में फंस गई है और एसडीएम बिना निरीक्षण किए बिना ही लौट गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भारी बारिश की वजह से जो है जल भराव है और इस कदर पानी भर चुका है कि वहां पर गाड़ियों का आवागमन बुरी तरह प्रभावित रहा। इसी दौरान बुलंदशहर में एसडीएम भी पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए, लेकिन वो निरीक्षण किए बिना ही वापस लौट गए क्योंकि जिस तरीके से पानी भरा हुआ था उनकी गाड़ियां वहां पर फंस गईं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तंजानिया में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान सामने आया है। उनका यह कहना है कि आज हम अफ्रीका को विकसित होते हुए देखना चाहते हैं, हम अफ्रीका अर्थव्यवस्था को विकसित होते देखना चाहते हैं और आज हमारा दृष्टिकोण अफ्रीका के साथ अधिक व्यापार करना, निवेश करना और अफ्रीका में क्षमताएं बढ़ाना है ताकि अफ्रीका का भी उत्थान हो सके। विश्व भारत को एक योगदानकर्ता के रूप में देखता है। We want to see African economies grow, and our approach to Africa today is to trade more with Africa, to invest in Africa, to work with Africa, to create capacities in Africa, so that the rise of Africa also takes place as countries like India are rising in Asia. And when in this matter, Prime Minister
Narendra Modi has taken particular interest. In fact, after he became Prime Minister, he decided that we should have a much deeper diplomatic presence in Africa. So he's approved that we establish 18 new embassies here. So we are actually today one of the countries which has the maximum number of embassies across African countries. और हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच सीएम प्रत्याशी को लेकर चल रही खींचतान पर तंज कस दिया है। उनका यह कहना है कि सूत न कपास जुलाहे लट्ठम लट्ठा, यानी कि हुड्डा लोगों को गुमराह करने के लिए दिन रात झूठ बोल रहे हैं। अभी तक यही तय नहीं हुआ है कि इनका लीडर कौन होगा। कांग्रेस की सरकार आने वाली नहीं है और ये लोग लोगों से झूठे वादे कर रहे हैं। लॉ कमीशन है, उसने बहुत सारे लोगों की राय मांगी है और उसमें लगभग 19-20 लाख लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। तो ये भी अपनी राय दे दें, उसमें राय देने में क्या एतराज़ है, पर बनेगा तो वही ना जो लॉ कमीशन बना के देगा। ये बीजेपी पूरी तरह से इंटैक्ट है और ना कोई बीजेपी से जाने वाला है। अब ये पता नहीं कौन से ख्वाब ले रहे हैं और कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। सुरजेवाला का कहना बीजेपी और जजपा फेलियर सरकार हो रही है हरियाणा में। नहीं, विपक्ष ने कभी भी नहीं माना कि काम कर रही है। विपक्ष का काम ही है ये कहना कि सब कुछ फेल हो गया। उसी वो कह के ही अपने आप को और अपने साथियों को दिलासा देते हैं। केजरीवाल जी सिर्फ इस थ्योरी पर काम करते हैं कि एक झूठ को 100 बार बोल दो और वो झूठ भी सच साबित होने लग जाए। केजरीवाल जी बताएं ना कि क्या कहाँ लूटा है, क्या करा है, केजरीवाल जी बताएं। और ये तो आए ही कांग्रेस की लूट के खिलाफ थे, अब कांग्रेस के साथ गलबैयाँ पा रहे हैं। तो अपना बताएं ना। और आपके इनके जो मंत्री हैं वो जेल में पड़े हैं। इसका तो जन्म ही उस बात से हुआ था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। उस वक्त कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार था, 2G स्कैम था, कोयला घोटाला था, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला था, कई घोटाले थे। तो उनके खिलाफ आवाज़ उठा के तो इन्होंने अपनी पार्टी बनाई। उसके खिलाफ ही अन्ना हजारे ने आंदोलन किया और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते बोलते आज कांग्रेस से इनकी दोस्ती हो गई। पटियाला में शिवसेना हिंदुस्तान के द्वारा प्रेस वार्ता की गई है। इस दौरान नगर निगम चुनाव को लेकर नई रणनीति और कई बातों को लेकर चर्चा हुई। इसी के तहत शिवसेना हिंदुस्तान के प्रमुख पवन गुप्ता के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि चुनाव को लेकर हमने रणनीति बनाई है और उसी पर चर्चा की गई है। और दूसरी तरफ अकाली बीजेपी के गठजोड़ की बातें सामने आ रही हैं, उसे लेकर भी शिवसेना हिंदुस्तान ने रणनीति बनाई है। क्या भी साडी पंजाब दी कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। नवे हालात ਜਿਹੜੇ बन रहे हैं उन्होंने हालातों की समीक्षा करके ते कोर कमेटी फिर अपने फैसले देगी। उस फैसले के अनुसार उस फैसले की रोशनी च शिवसेना हिंदुस्तान अपनी रणनीति तैयार करेगी। शिवसेना हिंदुस्तान हिंदुस्तान शक्ति सेना एक राजनीतिक दल है। एक राजनीतिक दल होने के नाते जिथे भी राजनीतिक चोणां होणगियां, पंजाब होवे या पंजाब तो बाहर जिथे भी साडा अधिकार खेतर होएगा, जिथे साडा प्रभाव खेतर होएगा, असीं चोणां लड़ांगे। पंजाब दी विशेष करके जिहड़े महानगर निगम दी चोणां ने, चाहे बठिंडा है, चाहे अमृतसर है, चाहे जलंधर है, चाहे पटियाला है या कुछ होर भी महानगर निगम बनाने की कोशिश की जा रही है कि असीं अपनी ताकत के अनुसार और जो कोई गठबंधन होएगा तो उसकी रणनीति के अनुसार चोण लड़ांगे। गठबंधन के मामले ते शिवसेना हिंदुस्तान पंजाब प्रदेश कोर कमेटी की मीटिंग बहुत छेती होने जा रही है, उस पर असीं विचार करांगे। इसलिए नहीं कि जन सभा यानी कि रोज सभा जिन्हों कह सकते हैं, असीं उहदा स्वरूप छोटा ही रखा है। वर्कर रैली होएगी, वो पटियाले शहर दे विच होएगी। रैली कह लो या जन सभा कह लो, वो जुलूस की शकल च नहीं, जन सभा के स्वरूप च। और समाणे करांगे और साडा जिहड़ा है नाभा, ये 3 शहरां दे विच पार्टी वालों वर्कर रैली यानी कि वर्कर सभावां करन दा। मुरादाबाद में सरकारी जमीनों पर कहीं नदियां तो कहीं भूमाफिया उनका कब्जा करके बैठे हैं, जबकि एक्सपोर्ट्स का कहीं कब्जा नजर आता है। ऐसे ही मामला मुरादाबाद की मझौला थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां पर जाने वाली गांगन नदी पर एक्सपोर्टर के द्वारा 1 एकड़ से ज्यादा भूमि पर अवैध निर्माण जारी है। डिजाइन को एक्सपोर्ट कंपनी के मालिक के द्वारा गंगा नदी की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर किया जा रहा है।
और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या।